टू यू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर संख्या 5 तत्वों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी तक हम क्लास 10th के 4 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं, अब हमें 5वें चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर चर्चा करनी है। परंतु ये चैप्टर हमारा डिपेंड ऑन पीरियोडिक टेबल, यानी तत्वों का वर्गीकरण जो है वो पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप ये भी जान लीजिए कि कोई अनिवार्य रूप से ये नहीं है कि पीरियोडिक टेबल तत्वों का वर्गीकरण केवल क्लास 10th में दिया गया है। ये चैप्टर्स और पीरियोडिक टेबल 6 to 12th और अपर लेवल में भी पीरियोडिक टेबल का एक अलग महत्व है। आइए हम पीरियोडिक टेबल पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पीरियोडिक टेबल आपके सामने पे दिख रहा है, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनका क्रम क्या है, इनकी व्यवस्था क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। आज हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल को समझते हैं और फिर अगली वीडियो में हम चैप्टर के कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते हुए उसको पढ़ेंगे और आपको नोट्स भी बनाया जाएगा। परंतु आज हम उस चैप्टर को पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल पर पहले चर्चा कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि पीरियोडिक टेबल में इस समय आप देख पा रहे होंगे कि 118 तत्वों का प्रेजेंटेशन किया गया है। लेकिन फिर भी आपको हम बताएं कि 118 तो प्रिंटेड हैं, बहुत सारे तत्वों पर रिसर्च हुआ, लेकिन वो रिसर्च अभी तक हमारे बीच नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों के मतभेद हैं। कोई किसी रूप में प्रदर्शित कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है। जो हमारे सामने प्रस्तुत है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको हम बताएं कि 118 तत्वों का रिसर्च होना ये बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है कि एक तत्व बहुत दूर दूर एरिया में खोजे गए हो सकता है कोई किसी जिले में रहा हो, किसी राज्य में रहा हो, किसी देश में रहा हो, लेकिन ये सारे के सारे तत्व एक जगह नहीं खोजे गए होंगे। बहुत जगह और विभिन्न प्रकार के लोगों ने इस पर रिसर्च किया होगा, इसको खोजा होगा। आज हम आसानी पूर्वक पीरियोडिक टेबल में सभी तत्वों को हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरान है, कार्बन है, आदि चीजें हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हो सकता है कि किसी तत्व को अमेरिका में रिसर्च किया गया हो, किसी को जापान में किया गया हो, किसी को चीन में किया गया हो, किसी को कहीं किया गया हो। लेकिन जो आज हम पढ़ते हैं वो सारे तत्वों को एक साथ मिल रहे हैं। उस समय एक साथ नहीं थे। एक साथ करने की जो प्रोसेस चली, सबसे पहले प्राउस्ट ने इसकी कोशिश की कि हम सभी तत्वों को एक क्रम में रख दें या एक चार्ट में रख दें, एक समूह में रख दें, जिससे हमें पढ़ने, समझने और जानने, देखने में आसानी, सुविधाजनक हो। प्राउस्ट के बाद एक डोबरनियर नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने एक त्रिक नियम दिया। डोबरनियर नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक त्रिक नियम दिया। उस नियम में उन्होंने कहा कि सबसे पहले कहा कि यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे के गुण दूसरे के मुताबिक होंगे। यानी पहले और तीसरे के परमाणु भारों को जोड़कर बटे 2 कर दिया जाए तो दूसरे बीच वाले का परमाणु भार आ जाता है। उसकी जस्ट बाद एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था न्यूलैंड का वो सांग के बड़े शौकीन थे। आपको हमें भी बता दें कि आज के हमारे मॉडर्न ज़माने में सांग का कोई लय नहीं होता, कोई सुर नहीं होती, कोई स्टार्टिंग नहीं होती, जो जैसा गा ले जाए और अगले को पसंद आ जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सांग में उनके 7 स्वरों का ध्यान दिया जाता था। 7 स्वर कौन से थे? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। फिर से सुनिएगा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। यानी 8 काउंटिंग हमने किया। देखिए, फर्स्ट पर सा आया था और 8 पर भी सा आया। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो हम एक देहाती उदाहरण ले लेते हैं। हम संडे मंडे याद करते हैं, दिनों का नाम। आप याद कीजिएगा कि अगर आज 1 तारीख है और आज के डेट में संडे,
तो आज के ठीक 8वें दिन 8 तारीख को हमें फिर संडे मिलेगा, यानी पहला और 8वां दोनों दिन सेम मिला ना। तो वही चीज इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखें तो पहले और 8वें के गुणधर्म जो होंगे वो समान एक जैसा, जैसे कि पहले दिन का दिन संडे और 8वें का संडे, पहले पर सा और 8वें पर सा का आना। इस बेस पर उन्होंने कहा कि पहले और 8वें तत्व के जो गुणधर्म होंगे वो समान। ये लोग 2-2, 3-3 तत्वों को इकट्ठा जोड़ते रहे, कोई 7 को जोड़ा, कोई कुछ किया। बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया, तत्वों को जोड़ने की कोशिश की, परंतु ये बहुत दिनों तक चल नहीं सका। उसके कुछ दिनों के बाद सन 1869, फिर से ध्यान दीजिएगा, सन 1869, अगर इसको आपको याद करना हो तो वेरी सिंपल होगा कि महात्मा गांधी का जन्मदिन, जो महात्मा गांधी का सन होगा उसके हिसाब से आप याद करिए, क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। उसी वर्ष में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मेंडलीव। इनका पूरे नाम की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम है डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, इनका पूरा नाम है। 1869 में इन्होंने पीरियडिक टेबल को एक रूप दिया, जो रूप आपके सामने दिखाई दे रहा कुछ ऐसा ही रूप दिया। जिस समय केवल 65 या 63 तत्वों का ही ज्ञान था, जिस समय उन्होंने पीरियडिक टेबल बनाया उस समय बहुत ज्यादा तत्वों का ज्ञान नहीं था, या बहुत से तत्व रिसर्च नहीं हो पाए थे। 63 तत्वों को उन्होंने एक चार्ट में, एक समूह में रखा, लेकिन हमने अभी कहा आपको कि 63 तत्वों का ही जानकारी उस समय थी। आज 118 है। तो मेंडलीव ने क्या किया कि जो खाने उन्होंने बनाए, एक चार्ट दिया, उस चार्ट में जो सा तत्व नहीं मालूम था उसकी जगह उन्होंने रिक्त छोड़ दी, खाली छोड़ दिया। फिर से बता रहे हैं कि डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने 1869 में तत्वों को एक समूह में रखा जिसे हम मेंडलीव की आवर्त सारणी कहे। उसमें कुछ कमियां भी थीं, कुछ अच्छाइयां भी थीं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इसको प्रारूप में चेंज किया था। सबसे पहले उन्होंने ही, आज भी इसी नाते मेंडलीव की आवर्त सारणी इसको कहा जाता है। फिलहाल अभी तो ये नया है, मॉडर्न में ऐसा तो है नहीं। और उन्होंने इसको प्रारूप देने के साथ साथ एक नियम भी दिया। वो नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम दिया कि किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव में उस समय क्या क्या रखा था उसकी बात हम कर लेते हैं। ये हमारा पीरियड टेबल अभी मेंडलीव का तो है, लेकिन ये संशोधित हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें चार्ट जो मिलता है, कोई कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, कोई कहता है कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, कोई कहता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आपको बताएं कि 1869 में 1869 में मेंडलीव ने इसको तैयार किया। जो तत्व मालूम थे उनको उनके स्थान पे रखा, और जो नहीं मालूम थे उनका जगह उन्होंने रिक्त छोड़ दिया। एक प्रारूप देने के बाद 1913 में एक मोजले नामक वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने इसको परिवर्तित कर दिया। अब परिवर्तित क्या किया? ये शायद मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक दोष था कि उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन मोजले ने 1913 में क्या किया? उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के, ध्यान दीजिएगा दोनों के नियम सेम है, बस खाली अंतर किस बात का कि मेंडलीव ने कहा था कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और मोजले ने कहा कि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन। दोनों में बस इतना ही अंतर निकला। और उन्होंने क्या किया? अब बात आई कि हमारे सामने जो पीरियड टेबल दिख रहा है
ये किसका है? ये वास्तव में मेंडलीफ द्वारा तैयार किया गया ही पीरियड टेबल है, लेकिन उसमें क्या था कि परमाणु भार पे रखा था मेंडलीफ ने, और ये जो है ये परमाणु क्रमांक पर है। इस नाते हम कह सकते हैं कि ढांचा तो इसका तैयार किया था मेंडलीफ ने, लेकिन आज जो हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है ये मेंडलीफ का ना होकर के ये मोजले द्वारा मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी हमारे सामने दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या क्या है, कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर 1 से लेकर के 18 तक की गिनती लिखी गई है, और इस साइड आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? ये आपके मन में बहुत बड़ी इच्छा होगी कि क्या है। ये जो 1 से 18 तक दिखाई दे रहा है ये आपका समूह या वर्ग या ग्रुप है। चाहे इसे आप समूह कहिए, चाहे वर्ग कहिए, चाहे ग्रुप कहिए। ये आपका समूह नंबर 1 है, ये समूह नंबर 2 है, समूह नंबर 3 4 5 6 18 तक इसी तरीके से। अगर हमें समूह देखना है, आपको हमने बताया कि कितने समूह हैं इस पीरियड टेबल में, 18 समूह। अगर हमें समूह देखना है तो उस समूह में ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि समूह नंबर 1 में कितने तत्व हैं तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, प्रोवेडियम, ये लाइन जो आपको देखनी, ऊपर से नीचे की ओर हम देखेंगे तो समूह नंबर 1 के तत्व ये हैं, समूह नंबर 2 के तत्व ये हैं, समूह नंबर 3 के तत्व ये हैं, 4 के ये हैं, 5 के ये हैं, 6 के ये हैं, 7 के ये हैं, 8 के ये हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 समूह को आपको देखना है तो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे आप, तो पता चल जाएगा कि किस समूह में कौन से तत्व हैं। अब बात आती है कि इन समूहों को भी बांटा गया है। पहले और दूसरे समूह को हम यस ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। पहले और दूसरे समूह के तत्वों को हम यस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। यस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में होता है। फिर से जान लीजिएगा, इन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में होने के कारण इन दो समूहों के तत्वों को हम एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। समूह नंबर 3 से लेकर के समूह नंबर 12 तक, समूह नंबर 3 से लेकर के समूह नंबर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में जाता है, डी उपकोश में प्रवेश करता है। डी में कई हैं, 4 श्रेणियां हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। 4 श्रेणी जिसे हम 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। 3D श्रेणी उसे कहेंगे कि जिनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 3D में जाता हो। 4D उसे कहेंगे जिनके बाह्यतम कोश में 4D का जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉन 4D श्रेणी में जाता हो। और 5D उसे कहेंगे कि वह तत्व जिनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 4D में जाता हो। और 5D श्रेणी उसे कहेंगे कि जिन तत्वों का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 5D श्रेणी में जाता हो। इतनी चीजें हमें मिल चुकी हैं, यानी 3 से लेकर के 12 तक के समूह के जो तत्व हैं उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 श्रेणी में बांटा गया है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D और 6D श्रेणी। समूह नंबर 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों को हम पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोश में जाता है। 13 को बोरान परिवार के नाम से जानते हैं, 14 को कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं, 15 को नाइट्रोजन परिवार के माध्यम से जानते हैं, 16 को ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं, 17 को हैलोजन परिवार के नाम से जानते हैं और 18 को आदर्श गैस या नोबेल गैस के नाम से जानते हैं या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ये आपको पता चल गया कि एस ब्लॉक के हैं और 3 से लेकर के 12 तक ये डी ब्लॉक के हैं, 13 से लेकर के 18 तक ये पी ब्लॉक के हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अगर, तो यस, पी और डी ब्लॉक हो गया। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं कि समूह नंबर 3
ये 57 से लेकर 71 तक और 89 से लेकर के 103 तक ये नीचे दिए गए तत्व जो हैं आपको यह ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 57 से लेकर के 71 तक इसको लैंथेनाइट या 6D श्रेणी के नाम से जानते हैं, 5D श्रेणी के नाम से, और 89 से लेकर के 103 तक के तत्वों को हम एक्टेनाइट या 6D श्रेणी है। ये 4F श्रेणी है, 5F श्रेणी है। इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जाता है, यानी F कोश में इन सबके इलेक्ट्रॉन जाते हैं बाह्यतम कोश के। ये सारी चीजें आपको दिखाई दी, आप देख पा रहे होंगे कि जो इसमें ब्लैक कलर से लिखे गए हैं वो सॉलिड हैं, जो नीले कलर का लिखा गया है वो सिर्फ मरकरी आपको दिखाई दे रहा होगा और ब्रोमीन दिखाई दे होगी। ये आपके लिक्विड हैं। मरकरी एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। जितने इसमें रेड कलर से लिखे हुए हैं वो सब गैस हैं। ये जो हैं वो अननोन दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ बात आती है कि पीरियड टेबल हमने आपको समझा दिया, इसमें कौन कौन से तत्व हैं। आप देख सकते हैं कि जो इस कलर में दिखाई दे रहे हैं वो अदर मेटल्स हैं, इस कलर से जो दिखाई दे रहे हैं वो नोबेल गैसेज हैं, ये मेटलॉइड्स हैं, ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल हैं, ये ट्रांजिशन मेटल हैं, ये लैंथेनाइट, जैसे हमने आपको बताया कि ये सब आपके जो एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनाइट से जाने जाते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनाइट्स के नाम से जानते हैं। एल्किल अर्थ मेटल जो हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, और ये एल्किल मेटल्स जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको पता चल गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 13 से लेकर के 18 तक और डी ब्लॉक 3 से लेकर के 12 तक, और पहले दूसरे को हम एस ब्लॉक जानते हैं। ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। अब बात आती है कि इधर जो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा गया है, ये क्या है? ये श्रेणी है, या इसको चाहे पीरियड कहिए चाहे श्रेणी कहिए। 7 श्रेणी आपको दिखाई दे, लेकिन इसमें 10 श्रेणी है। श्रेणी को अगर आपको देखना है तो बाएं से दाहिने देखिए, बाएं से दाहिने, यानी इधर से पहली श्रेणी में कितने तत्व हैं? 2। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो आपको हमने बताया कि श्रेणी को अगर हमें देखने हैं, अगर आपको बताया था कि वर्ग या समूह या ग्रुप को देखना है तो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, लेकिन अगर श्रेणी को हमें देखना है तो बाएं से दाहिनी तरफ देखेंगे, बाएं से दाहिने तरफ। यानी पहला अगर श्रेणी को देखना है तो ये देखिए, इसको आवर्त भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आवर्त भी कहते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरा जो है आप गिन सकते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखिए यहाँ तीसरी से आवर्त में या श्रेणी में देखिए इसमें भी 8 तत्व आप गिन लीजिएगा। चौथे में इसमें 18। अगर हम बात करें 5वें में तो इसमें भी 18 तत्व हैं। अगर हम 6ठे में बात करें तो इसमें 32 हैं, और इसमें अगर हम बात करें 7वें में तो इसमें भी 32 हैं। चलिए हम गिन के दिखाते हैं। पहले में आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, दूसरे और तीसरे में 8 हैं, तो गिन के बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। चौथे में 18 बताए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी चौथे और 5वें में 18 तत्व हैं। इसे हम लघु आवर्त कहते हैं। दीर्घ आवर्त 6वां और 7वां है। देखिए इसमें 32 तत्व हैं, 1 2 यानी 56 55 56 की बात करिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी 6ठे श्रेणी में 32 तत्व और 7वें श्रेणी में भी 32 तत्व। लेकिन श्रेणी आप 7 देख पा रहे हो, 7 श्रेणी नहीं है, 10 श्रेणी। चौथे 5वें और 7 दिखाई दे रहा है आपको। चौथे 5वें और 6ठे में 2 श्रेणी है, जिसे हम सम और विषम श्रेणी कहते हैं। आप 10 श्रेणी जानिए, 7 इसमें है, चौथे 5वें 6ठे में आपका 2 श्रेणी, जिसे हम सम और विषम श्रेणी कहते हैं। अब आपको इतनी बात जानकारी हो गई पीरियड टेबल का प्रतिपादन किसने किया, ये कितने वर्ग या कितने समूह या कितने ग्रुप में है, या कितने पीरियड या कितने श्रेणी या कितने आवर्त में है। तो आपको पता है कि 18 समूह हैं और 7 श्रेणी हैं। समूह को ऊपर से नीचे देखा जाता है और श्रेणी को बाएं से दाएं देखा जाता है। ये पहले और दूसरे समूह के जितने भी तत्व हैं
ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और तीसरे से 12वें के बीच में जितने भी हैं डी ब्लॉक के तत्व हैं, और 13 से 18 तक के जो हैं वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। आपको परिभाषा का लिखनी है एस ब्लॉक की, तो आपको कहना होगा कि वह तत्व जिनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करता हो या एस उपकोश में प्रवेश करता हो उसे एस का कहेंगे। डी का में करता हो तो डी कहेंगे, लेकिन डी में 4 श्रेणी है, 3D 4D 5D और 6D। 3D 4D 5D और 6D श्रेणी है, जिसमें 3D 4D 5D 6D 4 श्रेणी है। अब बात आती है 13 से 18 तक का, तो 13 से 18 तक के तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और पी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा यह होगी कि वह तत्व जिनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन पी कोश में जाता हो उसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अब बात आती है कि यह ब्लॉक के तत्व कहाँ हैं, तो आप देख सकते हैं इसी डी ब्लॉक के तत्वों में से उस तत्व को बाहर रख दिया गया है, जिसे हम ये पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। 57 से लेकर के 71 तक के जितने भी तत्व हैं इसे हम लैंथेनाइड या 4F श्रेणी कहते हैं, और 89 से लेकर के 130 तक के तत्वों को यह ब्लॉक के एक्टेनाइड या फिर इसको हम 5F श्रेणी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये यस और पी ब्लॉक के बीच में होने के कारण इसे हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको पता हो गई, और इसके तत्वों का भी बता दिया। आप देख ही पा रहे होंगे कि जो जिस कलर में है, जैसे जो नीले कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सब नोबेल गैसें हैं, आप देख ही पा रहे होंगे, और बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। चैप्टर भी इसी पे डिपेंड करता है, इसमें मेटल, नॉन मेटल, गैस, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्पेशली रूप से अगर हम एक मेटल की बात करें तो ये जी है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सारी चीज़ें हमने जान लिया। अब हम अगले वीडियो में फिर पीरियड टेबल तो हमने आपको समझा दिया, अगले वीडियो में तत्वों का वर्गीकरण आपका एक चैप्टर है जिसकी हम शुरुआत करेंगे, उसमें डिफिनेशन लिखाएंगे भी, बताएंगे भी। आज हमने इस वीडियो में आपको पीरियड टेबल समझा दिया, इसका अध्ययन आप गहन तरीके से कर लीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में आपके तत्वों के वर्गीकरण नामक चैप्टर का पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।